हम सब लोगों ने अपना जो इसके पहले का लेक्चर पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने बात की थी कि जो संघीय कार्यपालिका है या संघ के शासन के बारे में बात हुई थी। और उसमें मैंने आपको मुख्य रूप से संसदात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि जो निर्वाचन प्रणालियाँ होती हैं। अब हम सब भाग 5 को पढ़ते हैं। तो जैसा कि चर्चा हुई थी कि भाग 5 में, वैसे तो भाग 5 की अगर हम बात करेंगे तो ये संघ के बारे में प्रावधान करता है और पूरा जो भाग 5 है वो अनुच्छेद 52 से शुरू होकर के अनुच्छेद 151 तक जाता है। यानी कि भाग 5 की अगर हम बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 52 से आरंभ होता है और 151 पे जाकर के समाप्त होता है। लेकिन इसमें हम पहले चरण में जो पढ़ेंगे वो है संघीय कार्यपालिका। यानी इसमें हम जो पहले चरण में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सब संघीय कार्यपालिका या संघ की कार्यपालिका। तो आप सब जानते हैं कि भारत या किसी भी देश में सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस पर चर्चा हो चुकी है। तो संघीय कार्यपालिका जो है वो राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से मिलकर के बनती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, एक चीज़ और यहाँ पर जोड़ लेना जब भी आप पढ़ना, कि जो कार्यपालिका होती है तो संघीय कार्यपालिका का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 52 से 78 तक है। अब देखिए हमारे यहाँ जो संघीय कार्यपालिका है उसमें सांकेतिक प्रमुख या नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति है और जो वास्तविक प्रमुख है, यानी कि जो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है, वो प्रधानमंत्री, या कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री एवं उसका जो मंत्रिमंडल है, यानी जिसको हम कहते हैं कैबिनेट। यहाँ पे मंत्रिपरिषद शब्द भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन कैबिनेट मंत्री में या मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं, तो इसलिए मंत्रिमंडल शब्द मैंने जानबूझ करके प्रयोग किया है। तो नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति है और वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि हमने ऐसा सिद्धांत क्यों अपनाया? देखिए भारत ने एक अनोखा सिद्धांत अपनाया है। हम गणतंत्र भी हैं, यानी हमारे यहाँ निर्वाचित राष्ट्रपति है, और साथ ही साथ हम संसदात्मक लोकतंत्र भी हैं। तो संसदात्मक शासन के साथ साथ गणतंत्र भी हमने अपनाया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है? तो चूंकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, इसलिए ये तय किया गया कि इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष न किया जाए, क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन होने पर वो ज़्यादा शक्तियाँ धारित करेगा। और अगर कोई व्यक्ति जो पूरे भारत की जनता द्वारा डायरेक्ट निर्वाचित होकर के आएगा तो वो क्यों प्रधानमंत्री की बात सुनेगा? इसलिए यहाँ पर एक सिद्धांत अपनाया गया कि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होगा। हालांकि पहले लेक्चर में चर्चा हुई थी कि ये ब्रिटेन के राजा से भिन्न है, ब्रिटेन के राजा जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है। तो राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पर एक प्रश्न उठता है। अब यहाँ पर आगे आप जब पढ़ेंगे तो एक बिंदु आता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है या कार्यपालिका का प्रमुख भी होता है। सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। हालांकि वास्तविक तौर पे राष्ट्रपति के कार्यों को मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद संपादित करती है। कहा गया है आगे जब आप पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। आगे फिर एक प्रकार से ये निश्चित किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है, और भी उसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जिस पे बाद में डिस्कशन होगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि आखिर राष्ट्रपति का पद हमने क्यों रखा है? तो राष्ट्रपति का पद रखने का एक कारण ये भी था, या राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बनाया गया है, इससे एक चीज़ और भी होती है कि राष्ट्रपति का निश्चित कार्यकाल होता है। वो 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करता है। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही उसे हटाया जा सकता है, और महाभियोग का आधार है संविधान का अतिक्रमण। तो और जो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है, ये लोकसभा में विश्वास पर आधारित होता है। यानी कि यदि किसी भी प्रधानमंत्री का लोकसभा में बहुमत ना हो तो उसे त्यागपत्र देना होगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो हमारी मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है सामूहिक तौर पे, तो मंत्रिपरिषद भंग हो सकती है। तो एक ये भी कारण था कि मंत्रिपरिषद बार बार भंग होगी तो वो राष्ट्रपति का एक पद होगा जो कार्यपालिका का प्रमुख होगा। इससे कार्यपालिका की निरंतरता बनी रहेगी, यानी कार्यपालिका निरंतर रहेगी कि कम से कम राष्ट्रपति का पद रहेगा।
यदि मंत्रिपरिषद भंग भी होती है तो उस अवधि में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख रहेगा और वो फिर कार्यवाहक तौर पे प्रधानमंत्री को या जो प्रधानमंत्री इस्तीफा देगा उसी से कार्य करने के लिए कहेगा जब तक कि नया प्रधानमंत्री ना आ जाए या नए तरीके से चुनाव ना हो जाए। तो राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बनाने का एक कारण ये भी है। ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका का हेड क्यों बनाया गया है। तो कार्यपालिका चूंकि यहाँ पे आई है तो कार्यपालिका का मतलब सरल भाषा में क्या होता है, जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कराती है या सारी मतलब हाँ ठीक है क्रियान्वित करती है ज़मीन पर। तो कार्यपालिका सबसे महत्वपूर्ण अंग है या महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है। इसका कारण आप जरूर ध्यान रखना कि निरंतरता के लिए भी ये काम किया गया है। राष्ट्रपति संसद का भी अंग है और कार्यपालिका का भी प्रमुख है। और प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिमंडल है ये वास्तविक प्रमुख जरूर है, लेकिन मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। यदि लोकसभा में उसका बहुमत नहीं है तो उसे इस्तीफा देना होगा। ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, कार्यपालिका जो होती है वो 2 भागों में बांटी जाती है। एक होती है अस्थायी कार्यपालिका और एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे, ये आपके काम आगे एग्जाम में आएगा। देखिए अस्थायी कार्यपालिका क्या होती है। अस्थायी कार्यपालिका जो हमारी अफसर तंत्र होती है, यानी जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको कहते हैं, यानी कि जो हमारे अफसर होते हैं, सरल भाषा में आप इनको ब्यूरोक्रेट्स कह लीजिए। तो जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उनको हम सब कहते हैं अस्थायी कार्यपालिका। और जो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है इसको हम क्या कहते हैं, अस्थायी कार्यपालिका, क्योंकि ये हर 5 साल में भंग होते हैं। 5 साल के पहले भी भंग हो सकते हैं। यदि लोकसभा में 5 साल उनका बहुमत रहेगा तो 5 साल तक चलेंगे, नहीं रहेगा तो बीच में भी भंग हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका, इसको भी दिमाग में रखेंगे आप। ब्यूरोक्रेट्स में कौन आते हैं, जैसे IAS हैं, IPS हैं, IFS हैं, राज्य स्तर पे जो सिविल सेवाएं हैं वहाँ के, और निचले अधिकारी भी आते हैं। तो अस्थायी कार्यपालिका बनाए जाने का कारण भी स्पष्ट था कि ब्रिटेन ने जब भारत में शासन किया था तो उसने कुशल दक्ष सिविल सेवा का गठन किया था। और वो सिविल सेवा इस अस्थायी जो कार्यपालिका है जो कि निरंतर नहीं है, भंग होती है, 5 साल बाद चुनाव होते हैं, बीच में भी भंग हो सकती है, तो वो कहीं ना कहीं अस्थायी कार्यपालिका इन अवधियों में निश्चित तौर पे कार्यपालिका को एक स्थिरता प्रदान करती है। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि जो अस्थायी कार्यपालिका होती है उसमें उसको हम क्या कह सकते हैं, वो है हमारी मंत्रिपरिषद, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। और ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये विशेषज्ञ होते हैं, ये अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, जानकार होते हैं, और ये मंत्रियों को सलाह देते हैं। तो ये भी आप संबंध ध्यान रखेंगे। यानी एक तो यहाँ पे प्रश्न ये विचार किया गया कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है तो उसका कारण क्या है। दूसरा, कार्यपालिका के भारत में कितने रूप हैं, 2 रूप हैं, एक अस्थायी कार्यपालिका है और एक आपकी अस्थायी कार्यपालिका है। या इसको कह सकते हैं कि ये हर 5 साल पे चुनी जाती है और ये निरंतर चलती रहती है। तो कार्यपालिका की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अस्थायी कार्यपालिका को भी भारत में जगह दी गई है। एक दक्ष सिविल सेवा को भारत में स्वीकार किया गया है। ये सिविल सेवक मंत्रिपरिषद या मंत्रियों के प्रति जिम्मेदार होते हैं और ये सरकारी योजनाओं को ज़मीन पे क्रियान्वित करते हैं। तो दोनों को आप जरूर समझेंगे, क्योंकि हम सब कार्यपालिका पढ़ रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि आप कार्यपालिका से पूरी तरीके से परिचित रहें। जैसे कार्यपालिका के भेद, कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। मेरी समझ से ये बातें आप बेहतर समझ गए होंगे। तो अब हम कार्यपालिका जब पढ़ रहे हैं तो कार्यपालिका के बारे में पहले हम लोगों ने जान लिया है कि कार्यपालिका में अस्थायी कौन है, अस्थायी कौन है, राष्ट्रपति कैसे कार्यपालिका का प्रमुख है। तो देखिए अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। इसके तहत हम सब क्या क्या पढ़ेंगे आप ध्यान रखेंगे। इसमें हम पहले तो पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति को जब पढ़ेंगे तो थोड़ा विस्तार दे देंगे, उसके अधिकार आदि को भी देखेंगे। उसके बाद इसी में आएगा आपका उपराष्ट्रपति, और इसी में आपकी आएगी मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद के साथ साथ इसी 78 के अंदर ही आपका आएगा महान्यायवादी। यानी कि इसमें आप मुख्य रूप से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी के बारे में जानेंगे। शुरुआती जैसे अनुच्छेद 52 से लेकर के और 62 तक ये राष्ट्रपति से संबंधित हैं। 63 से आगे आपका उपराष्ट्रपति हो जाएगा।
74 और 75 में मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। महान न्यायवादी अनुच्छेद 76 में बताया गया है। 77 में 77 में कार्यपालिका का विस्तार बताया गया है। 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को जानकारी दे, मंत्रिपरिषद या जो भी निर्णय हो। तो अभी हम एक एक देख लेंगे। तो सबसे पहले जब हम संघीय कार्यपालिका पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति, कि राष्ट्रपति क्या है, कैसे चुना जाता है, अधिकार उसके क्या हैं, शक्तियाँ क्या हैं, इन चीज़ों पर हम सब बात करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हम सब अनुच्छेद भी देखते चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए। भारत में पहले आप समझिए फिर आप लिख लेना। जैसे अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है। 55 में उसके निर्वाचन की रीति है। उसके बाद फिर आगे अनुच्छेद जैसे बढ़ते जाएंगे, कार्यकाल है, पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, योग्यताएं हैं, निरहरताएं हैं, शपथ है, महाभियोग है। तो अनुच्छेद भी हम सब देखेंगे और विस्तार से यहाँ पर बात भी करेंगे। तो देखिए, राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें पहले बताता हूँ, इनको आप समझेंगे। जैसे भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद 52 और 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सरल भाषा में अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये राष्ट्रपति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अभी आगे जब आप पढ़ेंगे तो ये कार्यपालिका का प्रमुख होता है। और अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा, या आप कह सकते हैं प्रमुख न कह करके आप एक शब्द और प्रयोग कर सकते हैं कि अध्यक्ष होगा। यानी अनुच्छेद 52 जो है वो भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 क्या बताता है कि जो राष्ट्रपति होगा यही कार्यपालिका का प्रमुख होगा। देखिए, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी अध्यक्ष है, और अनुच्छेद जब 79 आप पढ़ेंगे, 79 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें संसद का भी अनिवार्य अंग है। तो वहाँ पर वो बात हो जाएगी, विधायिका का भी ये अंग है और कार्यपालिका का हेड है। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा या कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, ये अनुच्छेद 53 में बताया गया है। अब देखिए, जोड़ना यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद का अतिक्रमण कई बार हो जाता है कि पहले आप कौन सा अनुच्छेद पढ़ें, बाद में कौन सा पढ़ें। तो इसमें वैसे क्रमबद्धता कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अनुच्छेद हमेशा क्रम से पढ़ें, क्योंकि लिंक करना पड़ता है। अब जैसे अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का हेड होगा। अगर ये अनुच्छेद केवल आप पढ़ लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भारत में राष्ट्रपति ही सब कुछ है। लेकिन जब आप अनुच्छेद 74 पढ़ेंगे, 75 को भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर फिर आएगा कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो वहाँ पे वास्तविक प्रमुख की बातें आएंगी। फिर वहाँ पे स्थितियाँ देखेंगे कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य है या नहीं है। तो वहाँ पर है कि बाध्य है, फिर है कि एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो वो अनुच्छेद जब 74, 75 को 53 के साथ आप जोड़ देंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष है, लेकिन वो वास्तविक अध्यक्ष ना होकर के सांकेतिक प्रमुख है, नाम मात्र का प्रमुख है। वास्तविक जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल में निहित है। तो अनुच्छेद वैसे पढ़ाना पड़ता है रूढ़ अर्थों में कि अनुच्छेद 52 में क्या है, 53 में क्या है, 54 में क्या है। तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अनुच्छेद बता दूँ फिर व्याख्या कर दूँ। तो जैसे 52 में क्या है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 कहता है कि वो कार्यपालिका का हेड होगा। अब इसी नाते कुछ बड़े सरल प्रश्न बनते हैं, जैसे वो भारत का प्रथम नागरिक भी होगा। इसके अलावा भारत में जो सैन्य प्रशासन है, जो सैन्य निर्णय है, वो भी कार्यपालिका ही लेती है। यानी भारत में जो सैन्य अधिकार हैं या सैन्य जो निर्णय हैं वो कार्यपालिका के अधीन रखे गए हैं। मतलब हमारे यहाँ सेना को स्वयं से युद्ध या शांति या संधि आदि का निर्णय करने का अधिकार नहीं दिया गया है, वो भी कार्यपालिका के तहत ही आता है। तो इस नाते हमारा जो राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। तो जैसे ये आप पढ़ते होंगे, यह आप बहुत सरल है ये सब कि वो भारत का क्या होगा, प्रथम नागरिक होगा। तो निश्चित तौर पे भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है। इसके अलावा वो तीनों सेनाओं का प्रमुख भी माना जाता है।
कि जो तीनों सेनाएं हैं उनका भी प्रमुख होता है। प्रमुख का मतलब सर्वोच्च प्रमुख मान लीजिए, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर। ये शब्द ये बताता है कि हमारे यहाँ सैन्य नियंत्रण जो है वो एक प्रकार से लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के पास है, ना कि किसी तानाशाही सैन्य प्रमुख के पास। या फिर कह सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान में क्या होता है कि तानाशाही सैन्य प्रमुख हुए, उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। तो भारत में सेना को एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो हमारी निर्वाचित कार्यपालिका है या हमारी जो चुनी गई कार्यपालिका है उसी के अधीन रखा गया है। तो सेना को सिविल या जनता द्वारा चुनी गई जो हमारी कार्यपालिका है उसके अधीन रखा गया है। उस नाते ये भी कहा जाता है कि ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है। भारत का प्रथम नागरिक तो है ही। तो सबसे पहले आप अनुच्छेद ही समझ लीजिए कि अनुच्छेद में क्या क्या कहा गया है। जैसे 52 में क्या कहा गया है, 53 में क्या कहा गया है। अब इसके बाद हम सब चलते हैं आगे। जो अनुच्छेद 54 है वो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, ध्यान से आप देखना, वहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा बनता आया है। अनुच्छेद 54 बताता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, देखिए हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में राष्ट्रपति हो या अन्य जो हमारे कार्यपालिका के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका चुनाव कौन करती है? जनता। तो जनता या जनता के प्रतिनिधि जब किसी का चुनाव करते हैं तो एक चीज़ होती है निर्वाचक मंडल। तो सबसे पहले इसका मतलब आप जान लीजिए कि निर्वाचक मंडल क्या होता है। तो निर्वाचक मंडल का सरल मतलब है कि वह समूह जो मताधिकार रखता है किसी भी व्यक्ति को चुनने के लिए, और उस समूह द्वारा किसी पद के लिए जब किसी व्यक्ति का चुनाव किया जाता है तो उस समूह को हम निर्वाचक मंडल कहते हैं। थोड़ा हो सकता है ये कठिन हो रहा हो, तो सरल भाषा में समझिए। जैसे मान लेते हैं कि किसी गांव में ग्राम प्रधान का चुनाव होना है, तो ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल कौन होगा? उस ग्राम सभा में 18 साल से ऊपर के वे व्यक्ति जिनका नाम वहाँ की वोटर लिस्ट में दर्ज है। अब लोकसभा में निर्वाचक मंडल क्या होगा? लोकसभा में निर्वाचक मंडल होगा कि उस लोकसभा के, जैसे मान लेते हैं कि कोई लोकसभा है, रायबरेली लोकसभा है, उन्नाव लोकसभा है, या फतेहपुर है, या कानपुर देहात है। तो जैसे एक लोकसभा कोई आप मान लीजिए जो आपके आसपास की हो, तो लोकसभा के सदस्य के लिए निर्वाचक मंडल कौन होगा? उस लोकसभा क्षेत्र के 18 साल के ऊपर के हर वो नागरिक जिनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, वो निर्वाचक मंडल है। यानी निर्वाचक मंडल का सरल मतलब है कि जो किसी लोकतांत्रिक प्रतिनिधि को चुनने के लिए अधिकृत है। जैसे ग्राम प्रधान को चुनने के लिए उस ग्राम सभा के 18 साल से ऊपर के वयस्क नागरिक जिनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है वो निर्वाचक मंडल हो गए। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन होगा? आखिर राष्ट्रपति को कौन चुनेगा? तो देखिए एक चीज़ तो आप ध्यान से बिल्कुल समझ लीजिए, सुबह जो चर्चा हुई थी या जो पहले लेक्चर में चर्चा हुई थी कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पे होता है, सीधे जनता राष्ट्रपति को नहीं चुनती है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा ये आपको ध्यान से देखना है, और कौन कौन नहीं शामिल होगा वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ध्यान रखना होगा सबसे पहला संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। देखिए इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, संसद के दोनों सदन मतलब कौन? एक सदन कौन सा हो जाएगा आपका? लोकसभा, और एक सदन आपका हो जाएगा राज्यसभा। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान से देखना, यहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या शामिल है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ये सारी लाइनें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अब संसद, आप जानते हैं कि संसद किससे किससे बनती है? संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला कौन? राष्ट्रपति। दूसरा कौन? लोकसभा, और फिर राज्यसभा। तो संसद में 2 सदन कौन से हुए? लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यहाँ पर कह रहा है। अब आप देखिए लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या है वो 543 है,
अब यहाँ पर एक चीज़ और आप क्लियर कर लीजिए, शायद हो सकता है अगर आप नए संविधान पढ़ रहे हो तो ये शंका आपके मन में हो कि निर्वाचित सदस्य में और सदस्य में क्या अंतर होता है। तो देखिए, किसी भी सदन में दो प्रकार के सदस्य होते हैं। एक वे जो निर्वाचित होते हैं, यानी कि अगर सदन के सदस्यों को, कोई भी सदन हो, सदन के जो सदस्य होते हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक जो निर्वाचित होते हैं और एक जो मनोनीत होते हैं। निर्वाचित का मतलब होता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे जनता द्वारा चुने जाते हैं, यानी जिनका चुनाव जनता ने किया हो, चाहे वो डायरेक्ट किया हो चाहे वो इनडायरेक्ट किया हो। देखो, इसीलिए मैंने आपको सुबह डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारी प्रणालियां समझाई थी ताकि आप इस लेक्चर को बहुत आसानी से समझें। बिना लिंक किए हुए आप पूरी चीज़ें समझ नहीं पाएंगे, आधी अधूरी तैयारी करते हैं आप सब। तो लिंक करिए। देखिए, कोई विषय पढ़ते समय इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि एकांगी चीज़ नहीं पढ़ेंगे आप, लिंक करेंगे। तो यहाँ पे लाइन क्या लिखी हुई है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दोनों सदन से यहाँ पर तात्पर्य किससे है? लोकसभा और राज्यसभा से। अब अगला शब्द आपको क्या ध्यान देना है? निर्वाचित सदस्य। तो निर्वाचित का मतलब क्या होता है? इलेक्टेड, जिनका चुनाव जनता ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर किया हो। जैसे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, विधानसभा सदस्य उनको चुनते हैं। लोकसभा सीधे वयस्क मताधिकार के आधार पर उसका चुनाव होता है। तो किसी भी सदन में, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, विधान परिषद में दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक निर्वाचित और दूसरे मनोनीत। मनोनीत मतलब जो नॉमिनेटेड होते हैं। जैसे लोकसभा में जो सदस्य संख्या है, आपने पढ़ी होगी कि लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, लेकिन उसमें से निर्वाचित कितने होते हैं? 543। दो सदस्यों को, अभी तक ये नियम था कि दो सदस्यों को राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से, एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत कर सकता है। हालांकि अभी हालिया जो संशोधन हुआ है SC/ST आरक्षण का, अनुच्छेद 334 में जो प्रावधान था कि ये प्रावधान 10 साल तक होंगे, SC/ST का आरक्षण और लोकसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन। तो ये चीज़ मैंने आपको करंट अफेयर्स के एक टॉपिक में पढ़ाई थी। अनुच्छेद 331 कहता है, यहाँ पर ध्यान रखना, एक आर्टिकल है अनुच्छेद 331 कहता है कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वो दो सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। हालांकि अनुच्छेद 334 में इसकी सीमा 10 साल दी गई थी, और इस बार जो संशोधन अभी हाल ही में हुआ है उसमें एंग्लो इंडियन के प्रावधान को अगले 10 साल के लिए नहीं बढ़ाया गया है। तो हो सकता है कि आगे से मनोनीत ना हो, या हो सकता है कि अलग से उनका कुछ प्रावधान बढ़ाया जाए। फिलहाल सदस्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक जो निर्वाचित और एक जो मनोनीत। मनोनीत मतलब जो नॉमिनेट किए जाते हैं। जैसे दो सदस्य अभी तक लोकसभा में नॉमिनेट होते थे, कहाँ से? एंग्लो इंडियन समुदाय से। ये प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 331 में है। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। जैसे राज्यसभा की अगर हम बात करेंगे तो राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है, लेकिन इसमें से 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और 233 जो बचे होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। ये 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं, इनको राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से चुनता है, या चुन करके, चुनने का मतलब मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति के चुनाव में इन सदस्यों को वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। यानी लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालेंगे, या वो इस निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ गए होंगे, मेरी समझ से ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। उसके बाद फिर ध्यान रखना, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, यहां पर भी वही शब्द रहेगा, ध्यान रखना, निर्वाचित शब्द आपको पकड़ के चलना है। अब आगे क्या है? राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य। यानी सबसे पहले संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और उसके बाद राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जैसे इस समय भारतीय राज्यों की संख्या 28 है, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हो चुका है तो वो अब राज्य नहीं है।
तो 2800 राज्य की जो विधानसभाएं होंगी उनमें जो निर्वाचित सदस्य होंगे, यदि विधानसभाओं में कोई मनोनीत सदस्य है तो उसको भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं है। और तीसरे जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं 70वें संशोधन 1992 द्वारा, आप ध्यान रखना ये महत्वपूर्ण है, 70वें संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के सदस्य या पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आप जानते हैं, हो सकता है आपका यह प्रश्न भी हो कि हाल ही में जम्मू कश्मीर जो संघ शासित प्रदेश बना है, यूटी जो बना है, वहाँ पर भी विधानसभा होगी, तो उसको भी शामिल किया जाएगा या शामिल किया जा सकता है जैसा कि चाहे, तो शामिल होगा ही होगा, क्योंकि संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं को भी राष्ट्रपति के चुनाव में 70वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। और आप जानते हैं कि दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभाएँ पहले से ही हैं। नए यूटीज़ में जो नए यूटी हैं, नया यूटी अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना है, उसमें जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, तो अब संसद संशोधन द्वारा उसको भी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल कर सकती है। जब वहाँ विधानसभा बनेगी तो आप करंट में उस प्रावधान को पढ़ ही लेंगे। फिलहाल अभी ये समझिए, यानी राष्ट्रपति के चुनाव का जो निर्वाचक मंडल होगा, यानी राष्ट्रपति को चुनने के लिए जो निर्वाचक मंडल बनेगा, उसमें कौन कौन शामिल होगा? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, या इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं कि लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और तीसरे नंबर पे आएंगे 70वें संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। मेरी समझ से स्पष्ट हो गया होगा आपको। अब देखिए कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है। तो सबसे पहले कौन नहीं शामिल है, देखिए ध्यान से देखना, संसद के या संसद के दोनों सदनों के, आप दोनों सदन समझना, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, यानी संसद में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं हैं। फिर विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, यानी चाहे वो संघ की विधानसभाएं हों, इसको संक्षिप्त में आप समझ लीजिए, यानी कि चाहे वो संघ शासित प्रदेशों की यूटीज़ की हमारी जो विधानसभाएं हैं, या फिर राज्य की जो विधानसभाएं हैं जिनको राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया गया है, तो उनके मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। यानी कि संघ शासित प्रदेशों या राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और तीसरा आपको ध्यान में रखना है कि विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। यानी विधान परिषद के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं और संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। सकारात्मक नकारात्मक दोनों कथन आप समझिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं इस पर टाइम इतना दे रहा हूँ। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है और कौन शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है? संसद के मनोनीत सदस्य नहीं शामिल हैं, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य नहीं शामिल हैं, और विधान परिषद के कोई भी सदस्य नहीं शामिल हैं, किसी भी प्रकार के सदस्य नहीं शामिल हैं। यानी विधान परिषदें राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती हैं। तो कौन लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाएं और सबके निर्वाचित सदस्य, और 70वें संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। मेरी समझ से स्पष्ट हो गया होगा। यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि राज्यों को पहले ये कहा जा रहा था कि राज्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल, राज्यों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल न किया जाए, लेकिन बाद में कहा गया कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो संसद में जिसका बहुमत होगा आमतौर पर वही राष्ट्रपति चुन लेगा, या उसी के द्वारा ही राष्ट्रपति या उसी दल का राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। इसलिए विविधता प्रदान करने के लिए राज्यों को भी शामिल किया जाए। हालांकि संसद में जिसका बहुमत होता है, राज्यसभा में अगर बहुमत है तो इसका मतलब है कि उस दल की राज्यों में भी सरकारें हैं, तो आमतौर पर राष्ट्रपति उसी का बनता है, लेकिन फिर भी इसमें राज्यों को हिस्सा दिया गया है। तो अनुच्छेद 54 मेरी समझ से आप विस्तारित तरीके से समझ गए होंगे। तो आगे 54 में हम लोगों ने क्या समझ लिया? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद आप याद रखेंगे, सही तो यही है कि आपको मुख्य रूप से राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, योग्यताएं क्या हैं, पुनर्निर्वाचन की क्या बातें की गई हैं, इन सबको समझना होता है।
लेकिन अनुच्छेद भी कहीं ना कहीं दिमाग में चलते रहते हैं, तो अनुच्छेद आप समझ लीजिए। 54 में क्या है, निर्वाचक मंडल। अब देखिए अनुच्छेद 55 क्या बताता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है। रीति का मतलब तरीका क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। जैसे मान लेते हैं लोकसभा सदस्य का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पे होता है, जो मैंने सुबह आपको बताया था या पहले लेक्चर में मैंने बताया था, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पे होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसको समझने से पहले आप राष्ट्रपति के बारे में अन्य चीज़ें जान लीजिए, जैसे योग्यताओं के बारे में और निरर्हताओं के बारे में आप जान लीजिए। तो देखिए अनुच्छेद 55, देखिए यहाँ पे अनुच्छेद का थोड़ा अतिक्रमण होगा। अगर मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँ तो आप पहले इनको सुन लीजिए, लिख लीजिए। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। जैसे कभी कभी ये अनुच्छेद पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है, 55 के तहत होता है। निर्वाचक मंडल किस में है, 54 में है। अब जैसे अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है। अभी मैं इसको विस्तार से बात कर लूँगा, पहले आप इनको अनुच्छेद को समझ लीजिए ताकि मैं इस बंधन से मुक्त हो जाऊँ। अनुच्छेद बार बार आ रहे हैं ताकि मैं व्याख्या कर सकूँ, इसको सरल भाषा में आप लिख लें। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल यहाँ पर बताया गया है। अभी मैं इसकी व्याख्या कर दूंगा, अभी केवल आप पहले अनुच्छेद लिख लो कि 56 में क्या है, 55 में क्या है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है। साधारण अर्थों में 5 साल है, लेकिन उसमें कई सारी बातें निकल के आएंगी। अनुच्छेद जो 57 है, अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पे कोई प्रतिबंध नहीं है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर प्रतिबंध नहीं है। यानी ये अनुच्छेद सरल भाषा में हमें क्या बताता है कि राष्ट्रपति कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है। मतलब भारत में ये सिद्धांत नहीं है कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे अगर हम अमेरिका को देखेंगे तो अमेरिका में क्या मामला है कि अमेरिका में कोई व्यक्ति अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए ही राष्ट्रपति बन सकता है, और वहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल एक बार में 4 वर्ष तक होता है या 4 वर्ष होता है। तो कोई व्यक्ति वहाँ पे 2 ही कार्यकाल पूरा कर सकता है। अमेरिकन संविधान में एक संशोधन द्वारा इसको सुनिश्चित कर दिया गया है। भारत में ऐसा नहीं कहा गया है। अनुच्छेद 57 के तहत ये ध्यान रखना होगा। जैसे आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी भी बार बन सकता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे। प्रथम बार 52 में चुने गए, फिर उसके बाद 57 में चुने गए। बाद में नेहरू के साथ कुछ उनके टकराव थे और नेहरू चाहते भी नहीं थे कि वो तीसरी बार बने। और उसी समय अमेरिका में एक बार रूजवेल्ट वहाँ के जब राष्ट्रपति हुए तो वो कई कार्यकाल पूरे कर गए। तो वहाँ पर भी थोड़ी सी कसमसाहट इस बात को लेकर के आई। तो अमेरिका के संविधान में एक संशोधन कर दिया गया कि कोई व्यक्ति अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए ही राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में भी कुछ ऐसी बातें चल रही थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक परिपाटी, भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक परिपाटी विकसित की कि कोई व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव न लड़े। तो तब से अभी तक परंपरा आई है कि राजेंद्र प्रसाद के बाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद कोई व्यक्ति 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति नहीं बना है। तो ऐसा एक परिपाटी है, ऐसा संविधान में नहीं लिखा है। तो अनुच्छेद 57 आप नोट कर लेंगे जरूर कि क्या कहता है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पे कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अभी मैं लौट के निर्वाचन रीति की व्याख्या करूंगा, कार्यकाल की व्याख्या करूंगा, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आप अनुच्छेद को समझ लीजिए। और मेरा उद्देश्य ये है कि अनुच्छेद आप सरल भाषा में जान लीजिए, फिर मैं आपको व्याख्या कर दूँ। उसके बाद जो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 58 है, वो राष्ट्रपति की योग्यताएं बताता है कि राष्ट्रपति को कौन कौन सी योग्यताएं धारित करनी होंगी। इसमें योग्यताएं हैं, उम्र है, उसे क्या होना चाहिए, और उसके अलावा प्रस्तावक उसके कितने होने चाहिए, अनुमोदक कितने होने चाहिए, जमानत राशि क्या होनी चाहिए, इस सब पर बात की गई है। तो इसको मुझे देखना है, क्योंकि मैं निर्वाचन रीति बताने के पहले ये बताना चाहता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। और 59 में निरर्हताएं बताई गई हैं, यानी कि 58 में योग्यताएं हैं और 59 में निरर्हताएं हैं कि मतलब क्या नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ उसको क्या मिलेगा, इन सब चीज़ों पर बात की गई है। 60 में अगर हम देखेंगे, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। और 61 अगर हम देखेंगे तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात की गई है। तो जैसे आपसे अगर पूछेगा आर्टिकल जो 60 है, उसमें क्या है, राष्ट्रपति द्वारा ली गई शपथ है।
और 61 में क्या है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं महाभियोग। इस पर अभी हम विस्तार से बात करेंगे। मैंने आपको अनुच्छेद इसलिए बता दिए ताकि आप एक अनुच्छेद का खाका बना लीजिए और उसके बाद फिर मैं आपको राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में विस्तार से बताऊं, अनुच्छेद की सीमा से मैं मुक्त हो जाऊं। क्योंकि अनुच्छेद देखिए हम सब इस तरह से पढ़ते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा को भी दिमाग में रखना होता है और एक दिवसीय एग्ज़ाम के बच्चे भी हमारे क्लास को देखते हैं, इसलिए ये अनुच्छेद का पूरा ब्यौरा मैंने आपको दिया। अन्यथा अनुच्छेद आप सब खुद पढ़िए, ज़्यादातर यही होता है, लेकिन मैं दोनों चीज़ों को मिक्स करके लेकर के चल रहा हूँ। तो अनुच्छेद पहले आप क्रमबद्ध तरीके से देख सकते हैं, देख लिया आपने। अब मैं अनुच्छेद की सीमा में न बंद करके आपको राष्ट्रपति का चुनाव समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए फिर से समझ लीजिए, 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 कहता है कि वो कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका है, 56 में उसके कार्यकाल के बारे में बताया गया है, 57 में उसके पुनर्निर्वाचन पे कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, 58 में क्या है, योग्यताएं हैं, और 59 में कुछ निर्हरताएं, यानी कि क्या नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ उसका वेतन भत्ते प्रलब्धियां, यानी उसको क्या क्या मिलेगा। 60 में राष्ट्रपति द्वारा ली गई शपथ है कि उसको शपथ कौन दिलाएगा, इस पर आगे बात होगी। 61 में राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया यानी महाभियोग का विस्तार से वर्णन किया गया है। अब सबसे पहले मैं आपको राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ाने का प्रयास करूंगा और इस चुनाव में मैं आपको ये बताऊंगा कि योग्यताएं क्या हैं, निर्हरताएं क्या होनी चाहिए और कैसे उसका चुनाव होता है। तो सबसे पहले अब मैं आपको राष्ट्रपति के चुनाव पर ले चलता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिए, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है जिसको कहते हैं अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 ये कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव, या कह लीजिए कि नए राष्ट्रपति का चुनाव या राष्ट्रपति का चुनाव पुराने राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के पहले करा लेना होगा। यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव जो पुराना राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही करा लेना होगा। और सामान्यतः राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष। यानी अनुच्छेद 62 इस बात को बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किसी भी हाल में, चाहे जो स्थितियां हों, उसका कार्यकाल, नए राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो पुराने राष्ट्रपति के कार्यकाल को पूरा होने से पहले ही करा लेना होगा। हालांकि अनुच्छेद 56 में ये बात बताई गई है कि यदि किसी राष्ट्रपति का या कार्यरत राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल पूरा हो चुका है और नया राष्ट्रपति अपना पद नहीं ग्रहण कर पाया है या चुनाव नहीं हो पाया है, तो वो तब तक कार्य करता रहेगा जब तक कि नया व्यक्ति अपना पद ग्रहण ना कर ले। लेकिन अनुच्छेद 62 ये कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव या नए राष्ट्रपति का चुनाव पुराने राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही करा लेना होगा। और इसी अनुच्छेद के कारण हर 5 साल पे हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, उसमें क्या नियम होंगे, क्या विधियाँ होंगी, इसके लिए एक एक्ट है जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952। देखिए आप जानते हैं कि निर्वाचन का तरीका, कैसे निर्वाचन होगा, ये संविधान में बताया गया है। लेकिन निर्वाचन के लिए कुछ शर्तें या किस तरह से मतलब चुनाव कौन कराएगा या जो बातें संविधान में नहीं हैं, उन बातों के लिए संसद को अधिकृत किया गया था कि वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में एक अधिनियम बना सकती है। तो हमारे यहाँ एक आप ध्यान रखना, एक राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 है और ये अधिनियम और साथ ही साथ अनुच्छेद 62 जो कहता है कि नए राष्ट्रपति का चुनाव कार्यकाल पूरा होने के पहले ही करा लिया जाएगा, इसी के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। निर्वाचक मंडल आप जान चुके हैं, निर्वाचक मंडल किस अनुच्छेद में है, 54 में है। और निर्वाचक मंडल जानने के बाद अनुच्छेद 55 में निर्वाचन का तरीका है, लेकिन उसके पहले योग्यताएं जान लेते हैं। और साथ ही साथ जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 52 है वो आप जान ही गए हैं कि ये अधिनियम है, इसके तहत चुनाव संपादित होता है। और हमारा जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है। तो ये बात आप मेरी समझ से समझ गए होंगे। और अनुच्छेद 62 वो अनुच्छेद है जो ये निश्चित करता है कि हर 5 साल
में राष्ट्रपति का चुनाव होगा या पुराने राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। ये बात मेरी समस्या आप समझ गए होंगे। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हमें समझना है। तो निर्वाचन मंडल आप जानते हैं 54 में है, निर्वाचन रीति 55 में है, लेकिन उसके पहले हम सब कुछ और चीज़ों को जान लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 58 मैं बता चुका हूँ, मैं उसको यहाँ पे लिखूँ या ना लिखूँ आप समझ लीजिए। इसमें क्या बताया गया है कि योग्यताएं का मतलब कि यदि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है या राष्ट्रपति बनने के लिए वो चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके अंदर कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है। और योग्यताओं में सबसे पहली योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक हो। देखिए, देखने में ये लाइन बड़ी सिंपल लगती है और बड़ी साधारण है कि भारत का नागरिक हो, लेकिन इसमें एक गूढ़ चीज़ छुपी हुई है। क्या गूढ़ चीज़ छुपी हुई है? ध्यान से सुनिए, जो एग्जाम में पहले आ भी चुकी है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ कि वह भारत का जन्म से नागरिक हो, मैं लिख दूँ, संविधान में ऐसा नहीं लिखा है। तो दोनों में क्या होता है, कई बार व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता है, जन्म से नागरिक हो कि भारत का नागरिक हो। जैसे ये क्वेश्चन आयोग ने कई बार पूछा है कि निम्न में से राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, और उसमें एक कथन डाल दिया कि वो जन्म से भारत का नागरिक हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना, भारत में राष्ट्रपति के लिए जो कहा गया है वो कहा गया है कि वो भारत का नागरिक हो, ना कि जन्म से भारत का नागरिक हो। मतलब यदि कोई व्यक्ति जन्म से भारतीय नागरिक नहीं है और वो भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए योग्य है। जैसे अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में लिखा गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से उसे अमेरिकी नागरिक होना चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी जो नागरिकता होगी वो जन्म से अमेरिकन होनी चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश का है और अमेरिका की नागरिकता लेता है तो वो वहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव के लिए, राष्ट्रपति चुनाव में सदस्य के तौर पे भाग लेने के लिए जो है योग्य नहीं है। तो ध्यान रखना इस बात को कि भारत में नागरिक के लिए क्या कहा गया कि वो भारत का नागरिक हो, ना कि जन्म से हो। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी भी विधि से नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। बहुत ध्यान से देखना, ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। आगे की चीज़ें सिंपल हैं। दूसरी चीज़ है कि उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी वो 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। तीसरी चीज़ है कि वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यानी पहली चीज़ क्या है कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और चौथी चीज़ जो बताई गई है कि वो किसी लाभ के पद पर ना हो। हालांकि ये लाभ का पद बड़ा विवादित है। यहाँ पर लिखा गया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य किसी प्राधिकारी के अधीन वो लाभ के पद पर ना हो। और यहाँ पर ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल या राज्यपाल जैसे पदों को लाभ का पद नहीं माना जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति यदि संसद सदस्य है, विधानमंडल सदस्य है या राज्यपाल है या फिर वो उपराष्ट्रपति है तो ऐसे पद को लाभ का पद नहीं समझा जाता है, तो वो लाभ के पद पर ना हो। ये काफ़ी विवादित पक्ष है, इस पर कभी विस्तार से बात होगी। तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो और साथ ही साथ लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसके साथ साथ वो लाभ के पद पर ना हो। ये योग्यताएं संविधान में निर्धारित है। इसके बाद संसद ने समय समय पर कुछ संशोधनों के द्वारा कुछ अन्य योग्यताएं जोड़ी हैं। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत होगी। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत होगी। ये 50-50 कई बार इसकी आलोचना होती है कि ये आम भारतीय नागरिक को चुनाव लड़ने से रोकता है। देखिए, प्रस्तावक का मतलब है कि जो राष्ट्रपति के, जैसे कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना चाहता है तो 50 सदस्यों द्वारा उसका प्रस्ताव किया जाना चाहिए और 50 सदस्यों द्वारा उसका अनुमोदन होना चाहिए। और ये जो 50-50 सदस्य हैं, यानी कि कुल 100, यानी कुल 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, ये कहाँ से होने चाहिए? ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से होने चाहिए। ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति। देखिए, प्रस्तावक और अनुमोदक वही हो सकता है जो निर्वाचन मंडल में शामिल हो। तो ये शर्त, जैसे पहले निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या शुरुआत में कम हुआ करती थी, समय समय पर इसको बढ़ाया गया। इसके बढ़ाने के पीछे तर्क दिया जाता है कि जो अगंभीर प्रत्याशी हैं उनको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने से रोका जाए, जो हर चुनाव को मजाक बना देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको चुनाव लड़ने का शौक़ होता है,
तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए ये प्रावधान किया गया है। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में आपसे पूछेगा कितने प्रस्तावक होने चाहिए, 50, और 50 कौन होने चाहिए, अनुमोदक, और ये कहाँ से होने चाहिए, जो मैंने आपको राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पढ़ाया है। इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पर है कि 15,000 रुपये जमानत राशि। आप जानते हैं कि भारत में कोई भी चुनाव लड़ना हो तो एक जमानत राशि होती है। जमानत राशि का मतलब है कि चुनाव लड़ने से पहले आपको एक राशि जमा करनी पड़ती है, जिसको जमानत राशि कहते हैं। और यदि कोई सदस्य कुल पड़े वैध मतों का 1/6 नहीं पाता है, यदि कोई सदस्य कुल पड़े वैध मतों का 1/6 नहीं पाता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है, जिसको आप कहते हैं जमानत जब्त हो जाना। एक्चुअल में वो होता है जमानत राशि जब्त हो जाना। यानी यदि कोई व्यक्ति 1/6 वोट नहीं पाएगा तो उसकी जो जमानत राशि है ये जब्त कर ली जाएगी। तो अनुच्छेद 58 में जो राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई हैं और प्रस्तावक, अनुमोदक, जमानत राशि और जमानत राशि कितने पर जब्त होती है, ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार रखने। तो मुझे उम्मीद है कि आप अनुच्छेद 58 बहुत बेहतर समझ गए होंगे और राष्ट्रपति का जो पद के लिए जो योग्यताएं हैं उनको आप बेहतर समझे होंगे। इसके बाद जो अनुच्छेद 59 है उसमें से कुछ काम की बातें यहाँ पर हैं, उनको आप समझ लीजिए। जैसे कहा गया है कि राष्ट्रपति, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो वो किसी सदन का सदस्य या किसी अन्य पद पे नहीं होगा। जैसे मान लो कोई सदस्य लोकसभा, कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है या फिर अन्य किसी उपराष्ट्रपति के पद पर है या अन्य किसी पद पर है, तो यदि वो राष्ट्रपति चुनने के बाद वो पद उसने नहीं छोड़ा है तो वो उसे छोड़ना होगा। यानी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के बाद 2 पदों पर नहीं रह सकता। ये सारी चीज़ें 59 में बताई गई हैं। 59 में राष्ट्रपति की वेतन, परलब्धियाँ, वेतन या भत्ते आदि बताए गए हैं, उन पर हमें ध्यान नहीं देना है। तो योग्यताएँ हो गई हैं, ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब हम सब मुख्य रूप से योग्यताएं जानने के बाद अनुच्छेद 55 पे वापस आते हैं। यानी अनुच्छेद 55 जो बताता है वो क्या बताता है कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन रीति है, यानी तरीका है कि राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ये मैं यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है? एक तो संसद के निर्वाचित सदस्य और फिर दूसरा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ राज्य के साथ साथ संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य। तो पहली चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि दोनों प्रकार के सदस्यों में समरूपता का सिद्धांत अपनाया गया है कि इस तरह से मैनेज किया जाए कि सारी विधानसभाओं के सदस्यों का मतमूल्य और संसद के सदस्यों का मतमूल्य लगभग बराबर हो। यानी राज्यसभा लोकसभा के संयुक्त सदस्यों का जो मतमूल्य हो और जो भारत की समस्त विधानसभाएं हैं राज्य के साथ साथ संघ शासित प्रदेश को शामिल करते हुए उनका मतमूल्य लगभग बराबर हो। अगर बहुत टेक्निकल जाएंगे तो 10 लाख से कुछ अधिक वोट होते हैं जाकर के, क्योंकि सीधे किसी व्यक्ति के एक वोट को एक न मान करके मतमूल्य निकाला जाता है। मतमूल्य निकालना मैं आपको आगे बता दूंगा। तो निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है ये जान चुके हैं। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जब 3 तरह के सदस्य भाग लेते हैं, एक तो संसद के सदस्य यानी निर्वाचित सदस्य, एक राज्यों की विधानसभाओं के और एक संघ शासित विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पे मतमूल्य निकालते समय सदस्यों को 2 वर्गों में रखा जाता है, एक विधानसभा सदस्यों का मतमूल्य और एक संसद के सदस्यों का मतमूल्य। तो मतमूल्य आपको समझना है कि कैसे मतमूल्य निकाला जाता है, फिर निर्वाचन रीति को समझ लेंगे कि चुनाव कैसे होता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें 1971 की जनगणना को आधार माना जाएगा। ये आपको दिमाग में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें जो जनगणना मानी जाएगी वो 1971 की मानी जाएगी और ये व्यवस्था कहीं कहा गया है कि 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी। ये व्यवस्था 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी। इस चीज़ को ध्यान से समझ लेंगे। यानी कि कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो जनगणना होगी या जो जनगणना मानी जाएगी, मतमूल्य निकालते समय जिस जनगणना का प्रयोग किया जाएगा वो 1971 की जनगणना होगी और ये व्यवस्था 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी। ये क्यों किया गया था, इसका भी एक कारण था। देखिए, भारत में ये हुआ था कि हम हर जनगणना के बाद जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण करेंगे। तो पहली बार जब भारत में लोकसभा और राज्यसभा या विधानसभा आदि के चुनाव हुए तो देखिए भारत में क्या किया गया है कि भारत में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सभी जगह पर जनसंख्या का सिद्धांत अपना लिया गया है। जैसे अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में जो उच्च सदन है या कई देशों में ऐसा है कि जहाँ वहाँ के उच्च सदन में सभी राज्यों को समान सीटें दी जाती हैं और निम्न सदन में
जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है, लेकिन भारत ने राज्यसभा में भी जनसंख्या का आधार अपनाया है, यानी जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा वहाँ पर सीटें भी ज़्यादा। इस सिद्धांत को भारत ने कहीं भी नहीं छोड़ा है, लोकसभा में भी अपनाया है, राज्यसभा में भी अपनाया है, विधानसभा में भी अपनाया है और विधान परिषद में भी अपनाया है। तो यहाँ पे हुआ ये था कि कहा गया था कि हम हर जनगणना के बाद सीटों का निर्धारण करेंगे। तो 1951 में पहली जो आज़ादी के बाद की पहली जनगणना हुई और 52 में चुनाव हुए। 52 में ही परिवार नियोजन का कार्यक्रम भी चलाया गया कि जनसंख्या नियंत्रण हम सब करेंगे। तो 51 के जो जनगणना थी उस आधार पे 52 के चुनाव हुए, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के। फिर 61 की जनगणना के बाद 62 के चुनाव हुए और फिर 71 की जनगणना में भी यही प्रश्न उठा। तो इसमें हुआ क्या कि जिन राज्यों ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को अच्छे से लागू किया था उनकी सीटें घटने लगी, खास करके दक्षिण के राज्य। और उत्तर भारत के जो बीमारू स्टेट, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश जैसे राज्य थे, वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे जनसंख्या निरंतर बढ़ रही थी और उनकी सीटें भी बढ़ती चली जा रही थी। तो दक्षिण के राज्यों ने या वहाँ के नेताओं ने इस बात का विरोध किया कि इसका कोई रास्ता निकाला जाए। 71 में जब ये सारी चीज़ें आई, लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ा करके 545 हो गई। और फिर ये हुआ कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस तरह से तो जो राज्य परिवार नियोजन को वरीयता देते हैं वो हानि में चले जाएंगे और जो परिवार नियोजन कार्यक्रम नहीं मानते हैं वो फायदे में रहेंगे। तो दक्षिण के राज्यों ने इस बात का विरोध किया कि ये व्यवस्था को, इस पर कुछ सुधार किया जाए, अन्यथा हम सब भी परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों को नहीं मानेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि 42वें संशोधन 1976 द्वारा ये निर्धारित कर दिया गया कि सीटों का जो आवंटन होगा वो 1971 की जनगणना के आधार पर होगा और 2001 तक ये अपरिवर्तित रहेगा, यानी 2001 की जनगणना तक ये अपरिवर्तित रहेगा और फिर आगे इस पर विचार किया जाएगा। जब 2001 की जनगणना हुई और फिर से सीटों पर विचार करने का प्रश्न आया तो उस समय एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने 84वां संशोधन कर दिया और 84वें संशोधन द्वारा इसकी सीमा को बढ़ा करके 2026 कर दिया। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो जनगणना का आधार होगा वो क्या होगा, 1971, और ये व्यवस्था 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी। तो अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। देखिए, ये जटिल प्रक्रिया है। भारतीय लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए हमने राष्ट्रपति के चुनाव की जटिल प्रक्रिया को अपनाया है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो जटिल प्रक्रिया है उसको समझना है तो पहले जनगणना को आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले मैं आपको मतमूल्य निकालना बता दूं कि संसद सदस्यों का मतमूल्य और विधानसभा सदस्यों का मतमूल्य कैसे निकाला जाता है, और इसमें कोशिश यही की जाती है कि समरूपता के सिद्धांत को अपनाया जाए। सबसे पहले विधानसभा सदस्य का मतमूल्य कैसे निकालते हैं इसको मैं आपको बताता हूँ। समरूपता के सिद्धांत का मतलब है कि पूरे भारत के विधानसभा सदस्यों का मतमूल्य और पूरे भारत में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का जो संयुक्त मतमूल्य हो वो दोनों इक्वल हों। तो विधानसभा सदस्य का मतमूल्य कैसे निकलता है कि जिस राज्य के विधानसभा सदस्य का मतमूल्य निकालना हो उस राज्य की जनसंख्या, और ध्यान रखना यहाँ पर जनसंख्या का मतलब क्या है, 71 की जनसंख्या। अगर आज की जनसंख्या के अनुसार मतमूल्य निकाला जाए तो यूपी वालों का बहुत ज़्यादा मतमूल्य हो जाएगा। तो राज्य की जनसंख्या या राज्य की कुल जनसंख्या आप यहाँ पर शब्द जोड़ लीजिए और नीचे कर दीजिए कि उस राज्य की विधानसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या, और इसको टोटल से भाग कर दिए 1000 से इसलिए भाग कर दिया जाता है ताकि मतमूल्य नियंत्रित हो जाए या कम हो जाए, क्योंकि 1000 से भाग अगर न किया जाए तो ये सिद्धांत अपनाया गया है। तो भाग का मतलब यहाँ पर है कि नीचे एक गुणा हो जाएगा। आप जानते हैं भिन्न का नियम आपने पढ़ा है कि इसको बहुत लोग नीचे गुणा करके भी लिख देते हैं। तो 1000 से भाग कर दिया जाता है, यानी सबसे पहले आपको क्या करना है कि राज्य की कुल जनसंख्या आपको ऊपर लिखनी है, नीचे क्या करना है कि उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य संख्या को लिखना है और फिर उसको 1000 से भाग दे देना है। अगर इसको भिन्न के नियम से लाएंगे तो नीचे 1000 गुणा हो जाएगा। तो
जैसे मान लेते हैं कि हम किसी राज्य की विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य हमको निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, उस राज्य की कुल जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा, जिस राज्य की कुल जनसंख्या को हमने लिया है उसी राज्य की विधानसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या से भाग कर देंगे और फिर टोटल को हम 1000 से भाग कर देंगे। तो ये बात आप समझ गए होंगे, यानी कि अगर किसी राज्य के एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य निकालना हो तो हमें उस राज्य की कुल जनसंख्या को उसी राज्य की विधानसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या से भाग कर देना है और फिर टोटल को 1000 से भाग कर देना है या भाग 1000 कर देना है। जैसे मान लेते हैं कि यूपी की जनसंख्या, यूपी के एक सदस्य का मत मूल्य निकालना है, तो 1971 में जो यूपी की जनसंख्या रही हो उसको हम ऊपर लिखेंगे, नीचे हम क्या लिखेंगे 403 जो हमारी विधानसभा सदस्य संख्या है, और उसको विभाजित करने के बाद पूरे को 1000 से विभाजित कर देंगे। तो इस तरह से एक विधायक का मत मूल्य निकल आएगा। और इसमें यह ध्यान रखना है कि यदि मत मूल्य 0.5 से कम है, यानी कि 0.5 से अगर नीचे है तो उसको 0 मान लिया जाएगा, और अगर 0.5 या उससे ज़्यादा है तो उसको 1 मान लिया जाएगा, दशमलव में मत मूल्य नहीं माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी अगर किसी राज्य में सदस्य का मत मूल्य जैसे मान लेते हैं कि 207.5 आ रहा है तो उसको हम 208 मान लेंगे, अगर 207.4 आ रहा है तो उसको हम 207 मान लेंगे। यानी कि अगर 0.5 से कम है तो हम उसको 0 मान लेंगे और 0.5 से ज़्यादा है तो उसको हम 1 मान लेंगे। ये थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, इसको आप आसानी से समझ लीजिए। यानी कि विधानसभा सदस्य का, किसी राज्य के विधानसभा सदस्य का मत मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की जनसंख्या को उसी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से विभाजित करने के बाद टोटल को 1000 से विभाजित कर देंगे, और इस तरह से उस राज्य के एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य निकल आएगा। इस तरह से करके हम हर राज्य की विधानसभा के मत मूल्य को निकाल लेंगे। अब दूसरा आता है कि संसद सदस्य का जो मत मूल्य, तो यहाँ पर यह भी आप दिमाग में रख लेना कि जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी उसके विधायक का मत मूल्य भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब दूसरे चरण में हम किसका मत मूल्य निकालते हैं, संसद सदस्य का मत मूल्य। संसद सदस्य का मत मूल्य, और संसद सदस्य का मत मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी भारत की विधानसभाएं हैं समस्त विधानसभा सदस्यों का कुल मत मूल्य, इसको आप समझ लीजिए कि समस्त विधानसभा, समस्त का मतलब सभी संघ शासित और राज्यों की सभी विधानसभाओं के टोटल सदस्यों का मत मूल्य हम ऊपर लिखेंगे। कैसे, जैसे मान लेते हैं यूपी के एक सदस्य का मत मूल्य 200 है, 207 के आसपास है, तो 403 गुणे 207 अगर करेंगे तो यूपी के सभी विधायकों का संयुक्त मत मूल्य निकलेगा। इस तरह से करके हम 28 राज्य और 2 संघ शासित प्रदेश जो हमारे हैं उन सब का मत मूल्य टोटल निकाल करके जोड़ के ऊपर लिख देंगे। यानी समस्त विधानसभा सदस्यों का कुल मत मूल्य ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित। यहाँ पर संसद से तात्पर्य क्या है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त जो सदस्य संख्या है, निर्वाचित सदस्य संख्या है, जो कि वर्तमान में 776 होगी। 776 कैसे होगी, 543 लोकसभा की और 233 राज्यसभा की, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 776। तो एक संसद सदस्य का मत मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, समस्त विधानसभा सदस्यों का, समस्त विधानसभाओं के, समस्त का मतलब है कि सभी, इसमें समस्त शब्द में आप राज्य प्लस यूटी यानी कि संघ शासित प्रदेश को शामिल कर लेंगे। यहाँ पे आप विधानसभाओं कर सकते हैं, समस्त विधानसभाओं के सदस्यों का कुल मत मूल्य आप लिख लेना अपने हिसाब से, मैंने संक्षिप्त में लिखा है। राज्य और यूटी की जितनी भी विधानसभाएं हैं उन सभी सदस्यों के मत मूल्य को जोड़ करके संसद के निर्वाचित सदस्यों से भाग दे देंगे तो हमें एक सांसद का मत मूल्य मिल जाएगा। तो ये तो मत मूल्य निकालने की बात हो गई कि मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। ये मेरी समस्या आप क्लियर हो गए होंगे। अब हम राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति को समझ लेते हैं, तरीका को समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन कराता कौन है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है
इसमें कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में आपको वरीयता मत का प्रयोग करना होता है। वरीयता मत, ध्यान रखना, यहाँ पर कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता है। जैसे अमेरिकन राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव चिन्ह होता है, हमारे यहाँ कोई राष्ट्रपति का चुनाव चिन्ह नहीं होता है। यहाँ पे वरीयता मत को प्रयोग करना होता है। और वरीयता मत का प्रयोग कैसे आप करेंगे, इसको आप समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में यदि 4 प्रत्याशी भाग ले रहे हैं, A, B, C और D, तो हर निर्वाचक मंडल का सदस्य 4 वरीयता मत दे सकता है। यानी मान लेते हैं कि कुल 4 सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले रहे हैं, तो 4 वरीयता मत आप दे सकते हैं। जैसे आप जिसको वोट देना चाहते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, उसके आगे आप 1 लिखेंगे। मान लेते हैं आपका वोट D को जाना है, तो आप उसके आगे 1 लिखेंगे। आप B को दूसरे नंबर पर रखना चाहते हैं तो 2 लिखेंगे, C को तीसरे पे लिखना चाहते हैं तो यहाँ 3 लिख देंगे, और 4 A को लिख देंगे। जैसे भी आपको लिखना हो, यानी जितने सदस्य होंगे आप उतने वरीयता मत देंगे। और पहली गणना में हम प्रथम वरीयता मत का आकलन करते हैं, और यदि प्रथम वरीयता मत से किसी को कोटा मिल जाता है तो निर्वाचन हो जाता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर हम द्वितीय वरीयता मत की गणना करते हैं। जैसे एक रट्टा आप मारते होंगे कि द्वितीय मतगणना में जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति बीबी गिरी थे, तो वहाँ पे द्वितीय मतगणना को समझाने के लिए वरीयता मत के सिद्धांत को समझना आपका जरूरी है। तो यहाँ पे संसद सदस्य का मत मूल्य अलग है, विधानसभा सदस्य का मत मूल्य अलग है, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे चुनाव चिन्ह न होकर के वरीयता मत का सिद्धांत चलता है। यानी जो भी प्रत्याशी हैं, अगर 2 प्रत्याशी हैं तो आप 2 वरीयता मत देंगे, पहली दूसरी वरीयता। 3 है तो 3, 4 है तो 4, जितने प्रत्याशी आप उतने वरीयता मत देंगे, और 1, 2, 3, 4 करके वरीयता देंगे। सबसे पहले प्रथम वरीयता की गणना होगी, फिर द्वितीय वरीयता की गणना होगी। तो इसमें वरीयता मत का सिद्धांत प्रयोग होता है। अब इसके बाद हम सब आगे चलते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है, निर्वाचन की रीति क्या है, उसको भी समझ लेते हैं। तो निर्वाचन रीति में देखिए, एक चीज़ तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति चुना जाता है। इस बात को मैं आपको समझा चुका हूँ। यानी यहाँ पे जनता सीधे भाग नहीं लेती है, बल्कि अप्रत्यक्ष तौर पे राष्ट्रपति को चुनती है निर्वाचक मंडल से। आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जिसमें संघ और राज्य, संघ राज्य और राज्य दोनों शामिल हैं। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसा हुआ, प्रत्यक्ष हुआ कि अप्रत्यक्ष हुआ, अप्रत्यक्ष हुआ। तो ये चीज़ आपकी क्लियर है। और प्रारंभिक लेक्चर में जो पहला लेक्चर हुआ है जिसमें संसदात्मक शासन प्रणाली, निर्वाचक प्रणाली का बात किया गया है, तो उसमें मैंने आपको एक बताई थी कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल निर्वाचन कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, आनुपातिक मत पद्धति से। और आपको याद है कि आनुपातिक मत पद्धति मैंने आपको इसके पहले पढ़ा दी है। तो आनुपातिक मत पद्धति में क्या होता है, आनुपातिक मत पद्धति में कुल पड़े वैध मत, वैध मत का मतलब है कि जो वैध मत है, यदि कोई मत अवैध घोषित कर दिया गया है तो उसकी गणना नहीं की जाएगी। और मैंने बताया था कि नीचे क्या रखेंगे, पदों की संख्या +1 और +1। यदि राष्ट्रपति के चुनाव में टोटल पड़े वैध मतों को हम 100% मान लें तो ये फार्मूला निकल के आएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए व्यक्ति को 50% से एक अधिक वोट पाना ही होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना, उम्मीदवार चाहे जितने हो जाएं, 8 हो जाएं, 10 हो जाएं, जीतने वाले को कोटा प्राप्त करना होगा। इसी को कुछ लोग कहते हैं कोटा। यानी राष्ट्रपति का चुनाव यदि किसी को जीतना है तो उसे 50% से एक अधिक वोट पाना ही होगा, प्रत्याशी चाहे जितने हो जाएं। यहाँ पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लागू नहीं होगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है, आनुपातिक मत पद्धति से होता है। ये दोनों चीज़ें आप समझ गए होंगे क्योंकि आनुपातिक मत पद्धति को मैंने पहले ही समझा दिया है। तो आनुपातिक मत पद्धति को भी समझ गए होंगे। अब इसी में एक शब्द होता है कि एकल हस्तांतरणीय, यानी टोटल लिखा रहता है अप्रत्यक्ष, आनुपातिक मत पद्धति। गुप्त मतदान तो सरल है कि राष्ट्रपति के चुनाव में ओपन मतदान नहीं होता है, गुप्त होता है। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई सदस्य वोट डालेगा तो उसको अपने दल के सचेतक या व्हिप को दिखाने की बाध्यता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे क्रॉस वोटिंग हो जाती है कई बार। क्रॉस वोटिंग का मतलब है कि अपने दल की बात ना मान करके किसी अन्य दल के प्रत्याशी को वोट दे देना, इसको क्रॉस वोटिंग कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में कोई कांग्रेस का प्रत्याशी है और वो एनडीए के प्रत्याशी को वोट दे देता है तो इसे क्रॉस वोटिंग कहेंगे। वो अपने दल के व्हिप या सचेतक के आदेश को न मान करके वोट कर देता है। तो गुप्त मतदान का ही मतलब है कि ओपन मतदान नहीं है, दिखा करके मतदान नहीं है, गोपनीय या गुप्त तरीके से आप मतदान कर सकते हैं, वो भी आप समझते हैं। तो अप्रत्यक्ष, आनुपातिक मत पद्धति और गुप्त। एक शब्द इसमें और बचता है जिसको हम सब कहते हैं एकल
हस्तांतरणीय मत पद्धति। एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव में वरीयता मत दिए जाते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति कोटा ना पाए, देखिए एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति का मतलब समझने के लिए आपको आनुपातिक मत पद्धति पे चलना होगा। जैसे अभी मैंने क्या बताया कि राष्ट्रपति का चुनाव यदि किसी को जीतना है तो उसे 50% प्लस 1 वोट पाने होंगे। अब हम यहाँ पे आपको उदाहरण से समझाते हैं कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है। जैसे मान लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोटों की कुल संख्या 100 है और प्रत्याशी हो जाते हैं 3, और 100 वोटों में जीतने वाले को कितने पाने होंगे, कम से कम 51। जीतने वाले को 51 वोट पाने होंगे। मान लेते हैं प्रथम वरीयता। तो देखिए जो भी व्यक्ति वोट करेगा तो वो कैसे वोट देगा, 1 2 3 यानी वरीयता मत देगा। अब मान लेते हैं कि ए को 40 वोट मिलते हैं, इसको 35 वोट मिलते हैं और इसको 25 वोट मिलते हैं। तो ये जो 40 35 25 मिले हैं ये प्रथम वरीयता मत मिला है। यानी कि 100 लोगों में से ए को प्रथम वरीयता देने वाले लोग कितने हैं, 40 हैं। बी को प्रथम वरीयता देने वाले 35 हैं और सी को प्रथम वरीयता देने वाले क्या हैं, 25 हैं। अब यहाँ पर देखिए ना तो ए बी सी कोई भी 51 वोट के जो कोटा को है उसको प्राप्त नहीं कर पाया है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति कोई नहीं चुना जाएगा। अब क्या होगा कि सबसे कम प्रथम वरीयता मत पाने वाले को चुनाव से बाहर कर दिया जाएगा और इस व्यक्ति के जो 25 वोट हैं, जैसे सी के जो 25 वोट हैं, उनमें प्रथम वरीयता के को कैंसिल करते हुए ये देखा जाएगा कि इन 25 लोगों ने दूसरा वोट किसको दिया है, क्योंकि उसके सी के बैलेट में 1 2 3 के कॉलम होंगे। अब मान लेते हैं सी का जो द्वितीय वरीयता मत है उसमें से 14 वोट ए को मिले हैं और 11 वोट बी को मिले हैं। तो ए द्वितीय वरीयता मत में 54 वोट पाएगा। 14 को जब जोड़ देंगे 40 14 को तो कितने हो जाएंगे, 54, और इसके कितने हो जाएंगे, 46। तो इस तरह से ए निर्वाचित हो जाएगा। और अगर ये नंबर आया तो इसको कहेंगे द्वितीय वरीयता मत। तो यहाँ पे समझिए एकल हस्तांतरणीय या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति कोटा नहीं पाएगा तो सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति के वरीयता मत को कैंसिल करते हुए उसके द्वितीय वरीयता मत को दूसरे प्रत्याशियों में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये तीसरी वरीयता मत में भी हो सकता है, चौथी में भी हो सकता है, बहुत जटिल हो जाएगा, नहीं मैं बता देता आपको। लेकिन आप समझ लीजिए सरल भाषा में कि यदि कोई व्यक्ति कोटा, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो, तो ऐसा भारतीय इतिहास में केवल एक ही बार हुआ है जब बीबी गिरी और जाकिर हुसैन नहीं, नीलम संजीव रेड्डी आमने सामने थे। तो बीबी गिरी कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी न होते हुए भी इंदिरा गांधी का समर्थन पाए थे और उस साल का चुनाव बहुत क्लोज हो गया। तो पहली वरीयता मत में कोई विजेता घोषित नहीं हुआ, तो द्वितीय वरीयता मत की जब गणना हुई तो उसमें बीबी गिरी को निर्वाचित घोषित किया गया। इसका मतलब था कि पहले वरीयता मत में कोई भी व्यक्ति 50% से अधिक वोट नहीं पाया था और द्वितीय में बीबी गिरी पाए। तो इसी को कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति। कहीं कहीं किताबों में एकल संक्रमणीय भी लिखा रहता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति में क्या क्या समझा आपने कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो संसद सदस्य होते हैं उनका मत मूल्य क्या होता है, साथ ही साथ राष्ट्रपति के निर्वाचन में एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति क्या होती है, अप्रत्यक्ष मतदान क्या होता है और गुप्त मतदान क्या होता है। तो 52 से लेकर 62 तक पहले आप समझिए पहले चरण में, क्योंकि बहुत लंबा चर्चा हो जाएगी। तो 52 से 62 में सारे अनुच्छेद मैंने बता दिए। 55 बहुत लंबा था इसलिए मैंने इसको बता दिया। तो ये पूरा राष्ट्रपति का निर्वाचन का तरीका है। अगर इसमें न समझ में आए तो आप दोबारा पूछना। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति को समझ गए, अब कार्यकाल पर हम सब बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में बताया गया है, तो 56 आप याद रखेंगे। इसमें कुछ नई चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऐसे क्या होता है, आप सरल तरीके से क्या पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। आप क्या पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण से 5 वर्ष का कार्यकाल रखेगा या 5 वर्ष उसका कार्यकाल होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा अपने पद ग्रहण से, शपथ ग्रहण से, निर्वाचित होने के दिन से। तो आप क्या बताएंगे, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग शपथ ग्रहण से बता देते हैं, कुछ लोग निर्वाचित होने के दिन से बता देते हैं। नहीं,
राष्ट्रपति जिस दिन अपना पद ग्रहण करेगा उस दिन से उसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। तो ये शब्द आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल अपने पद ग्रहण से 5 वर्ष होगा। और एक स्थिति ध्यान से सुनिए कि यदि राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी अपना पद नहीं ग्रहण करता है या उसका चुनाव नहीं हो पाता है तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक भी हो सकता है। यानी किसी भी कंडीशन में अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि क्या राष्ट्रपति 5 वर्ष से ज़्यादा पद धारण कर सकता है, तो कर सकता है। किस स्थिति में? जबकि उसका उत्तराधिकारी चुन करके ना आया हो। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल अपने पद ग्रहण से 5 वर्ष होगा। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद न ग्रहण कर ले। ये अवधि अगर 5 साल से ज़्यादा भी हो जाए तो हो सकती है। तो एक स्थिति ये ध्यान रखना है। अब जहाँ पे कार्यकाल है वहीं पर उसके कार्यकाल की गारंटी के साथ साथ अन्य चीज़ें भी बताई गई हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देगा। यानी अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा? तो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। यानी वो अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले भी अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखना कि राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने के आधार पर, यही आधार यहाँ पर बताया गया है, संविधान का अतिक्रमण करने के आधार पे अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। ध्यान रखना है आपको। यानी जहाँ कार्यकाल बताया गया है वहीं पर ये सारी बातें भी स्पष्ट की गई हैं। तो फिर से एक बार देख लीजिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल अपने पद ग्रहण से 5 वर्ष होगा। अगर उसका उत्तराधिकारी पद न ग्रहण करे तो वो 5 वर्ष से ज़्यादा भी कार्य कर सकता है। वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि संविधान का अतिक्रमण होने पर अनुच्छेद 61 के तहत उसको महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बातें की गई हैं। यहाँ पे चाहें तो थोड़ी चीज़ें और जोड़ लीजिए, वो और अनुच्छेद में आपको मिल जाएंगी, लेकिन जोड़ लीजिए। अगर राष्ट्रपति अपना पद छोड़ता है तो उपराष्ट्रपति उसके पद को देखेगा। यानी कार्यवाहक तौर पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा और वो कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाएगा। ये आगे मैं और स्पष्ट करूँगा, लेकिन यहाँ समझ लीजिए। और राष्ट्रपति का त्यागपत्र मृत्यु या महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति जो बनेगा, सबसे पहले कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति बनेगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, वो भी नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश। ये व्यवस्था क्यों आई थी, इस पर हम आगे के क्लास में चर्चा करेंगे। और कोई भी व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर अधिकतम 6 महीने तक कार्य कर सकता है। ये यहाँ पर जोड़ लीजिए, ये इस अनुच्छेद में तो नहीं है लेकिन जोड़ लीजिए। यानी कोई भी व्यक्ति कार्यवाहक तौर पर कितने दिनों तक राष्ट्रपति का कार्य कर सकता है? 6 माह। यानी यदि राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से खाली होता है तो 6 माह के अंदर उसे भरना होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी राष्ट्रपति का पद यदि किसी कारण से खाली होता है तो 6 माह के अंदर उसे भरना होगा। तो राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उसका कार्य कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। वो भी नहीं रहेगा तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और अगर वो भी न रहे तो फिर अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। और कोई व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कितने दिन तक काम कर सकता है? 6 माह तक कार्य कर सकता है। अधिकतम 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना ही होगा। तो 56 ये आपको पता है। 57 में बता चुका हूँ, उसको मैं फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ कि 57 में क्या है, कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। 58 आप पढ़ ही चुके हैं, योग्यताएं हैं। 59 में वेतन भत्ते हैं, वो आप देख लेना कि राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है। वर्तमान में 5 लाख रुपए। साथ ही साथ उसको आवास, तमाम प्रकार के भत्ते और परिलब्धियाँ प्राप्त होती हैं। वो डिस्कस करने का कोई विषय नहीं है। इसके बाद फिर एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 60, जिसमें राष्ट्रपति की शपथ है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति जो होता है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है, वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। यानी उसको शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ये एक तथ्यात्मक क्वेश्चन है। तो जैसे एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनेगा कि राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति किसके सम्मुख शपथ लेता है? तो आप क्या बताएंगे? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेता है।
उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर वो ना हो तो उसके द्वारा नियुक्त किया गया कोई प्राधिकारी, ऐसा लिखा रहता है संविधान में। लेकिन सिंपल आपसे अगर पूछता है तो आप क्या बताएंगे कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। तो अभी मैंने बताया कि राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति की मृत्यु होगी तब उसका पदत्याग होगा, या वो इस्तीफा दे सकता है, और यदि वो संविधान का अतिक्रमण करता है तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग को हम सब सरल भाषा में समझ लेते हैं कि महाभियोग क्या है। देखिए, महाभियोग शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, और महाभियोग किस अनुच्छेद में आता है? 61। तो सबसे पहले अनुच्छेद 61 के तहत जो आपका महाभियोग है उसको आप सरल भाषा में समझ लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान रखना कि महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है। तो यहाँ पे एक शब्द है संविधान का अतिक्रमण, यानी यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चलता है, तो उस पर महाभियोग लगेगा। दूसरी चीज़ ध्यान रखना कि महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ध्यान रखना, महाभियोग क्या है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, यानी कि संविधान का अतिक्रमण एक आधार है और ये प्रक्रिया कैसी है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और महाभियोग ला कौन सकती है या लाता कौन है? संसद का कोई भी सदन। संसद का कोई भी सदन। यहाँ पर ध्यान रखना कि महाभियोग प्रक्रिया, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन वो महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। ये ध्यान में रखना है आपको, ये अच्छा क्वेश्चन है। यानी महाभियोग कौन लाती है? संसद लाती है। और महाभियोग कौन ला सकता है? संसद का कोई भी सदन ला सकता है, यानी चाहे लोकसभा और चाहे राज्यसभा। तो पहली चीज़ आप स्पष्ट रूप से यहाँ पर समझ लीजिए कि विधानसभाएं जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती हैं वो महाभियोग में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना कि महाभियोग में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, यानी मनोनीत सदस्य, संसद के मनोनीत सदस्य जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, वो महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन आप समझिए। महाभियोग का आधार, महाभियोग कैसी प्रक्रिया है, महाभियोग कौन लाएगा? संसद, विधानसभा का इसमें कोई भूमिका नहीं है। और महाभियोग में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। महाभियोग की सिंपल प्रक्रिया है कि महाभियोग संसद का कोई भी सदन ला सकता है, यानी कि चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। और महाभियोग लाने के लिए क्या करना होता है कि 14 दिन की पूर्व सूचना आपको देनी होती है। ये ध्यान रखना है आपको कि महाभियोग लाने से पहले 14 दिन की पूर्व सूचना आपको देनी होगी। यानी महाभियोग जब भी आप लाएंगे तो 14 दिन पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि हम महाभियोग ला रहे हैं। आधार स्पष्ट है, संविधान का अतिक्रमण। महाभियोग कौन ला सकता है आपसे एग्जाम में पूछेगा, तो आप बताएंगे संसद का कोई भी सदन ला सकता है, राज्यसभा या लोकसभा। कितने दिन की पूर्व सूचना पर? 14 दिनों की पूर्व सूचना पर, साथ ही साथ 1/4 सदस्यों के लिखित हस्ताक्षर से। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि 1/4 सदस्यों के लिखित हस्ताक्षर से। यानी कि अगर महाभियोग लाना है तो कम से कम 1/4 सदस्यों का लिखित हस्ताक्षर होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 1/4 सदस्यों के लिखित हस्ताक्षर से 14 दिन की पूर्व सूचना पर कोई भी सदन महाभियोग ला सकता है। अब जो सदन महाभियोग लाएगा उसकी जांच करेगा, और यदि हम मान लेते हैं कि राज्यसभा पहले महाभियोग लाती है या लोकसभा लाती है, जो भी सदन पहले महाभियोग लाएगा तो क्या शर्तें पूरी करनी है? 14 दिन की पूर्व सूचना और 1/4 सदस्यों के लिखित हस्ताक्षर से महाभियोग आएगा। जो सदन महाभियोग लाएगा उसे कुल सदन का जो साधारण बहुमत होता है और उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत, जिसको सरल भाषा में आप 2/3 बहुमत कहते हैं। यानी जो सदन महाभियोग लाएगा वो 2/3 बहुमत से यदि उसे पारित कर देगा तो वो प्रस्ताव अगले सदन को भेज दिया जाएगा। और यदि अगला सदन भी उसको 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। अभी तक किसी भी भारतीय राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं लाया गया है। ध्यान से सुनना। तो महाभियोग क्या है? राष्ट्रपति को हटाने का एक आधार है महाभियोग।
महाभियोग का आधार क्या है? संविधान का अतिक्रमण। महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। कौन ला सकता है? संसद का कोई भी सदन। विधानसभाएं इसमें भाग नहीं लेती हैं। महाभियोग में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, ध्यान रखना है। कितने दिन की पूर्व सूचना पर लाया जाएगा? 14 दिन की पूर्व सूचना पर लाया जाएगा। कितने सदस्यों के लिखित हस्ताक्षर से? 1/4। कौन ला सकता है? संसद का कोई भी सदन। और दोनों सदनों को अलग अलग विशेष बहुमत से इसे पारित करना होगा, तब राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। अभी तक किसी भी भारतीय राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं लाया गया है। तो ये पूरा महाभियोग की प्रक्रिया है। इसके बाद एक अनुच्छेद और बचता है, जिसको आप देख लीजिए, अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 जिसको मैंने 56 के साथ बताया था। देखिए अनुच्छेद 62 में 2-3 चीज़ें बताई गई हैं, जिनको आप शांति से सुन लीजिए और लिख लेना। पहली चीज़ क्या बताई गई है कि राष्ट्रपति का चुनाव किसी भी हाल में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले कर लिया जाएगा, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। यानी 62 में एक चीज़ क्या बताई गई है कि नए राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही कर लिया जाएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर वही बताई गई है कि यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त होता है तो उसके कार्य को कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। वो नहीं होगा तो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। वो भी नहीं रहेगा तो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल अधिकतम कितना हो सकता है? 6 माह हो सकता है। यानी कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है, किसी भी कारण से खाली होता है, तो 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना होगा। और एक पॉइंट और यहाँ पर ध्यान रखना, जिस भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो पूर्ण कार्यकाल के लिए होगा। राष्ट्रपति का चुनाव कभी बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं होता है। यदि किसी राष्ट्रपति की मृत्यु होती है, पद त्याग होता है या महाभियोग द्वारा उसे हटाया जाता है, तो जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा वो पूरे कार्यकाल के लिए चुना जाएगा, ना कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अनुच्छेद 62 ये बताता है। तो पहले चरण में राष्ट्रपति क्या है? कार्यपालिका का प्रमुख है, उसका चुनाव, उससे संबंधित सारी चीज़ें हमने जान ली हैं। दूसरे चरण में हम सब लोग राष्ट्रपति के अधिकारों पर चर्चा करेंगे, फिर आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे। तो इस टॉपिक को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।